एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 8 का सामान्य विज्ञान। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया गया है। वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर की, तो देखिए पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को जो है वो मापी जाती है ना। तो उसे याद रखिएगा, उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वहीं इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं जैसे आपका सूर्य का ताप हो गया, इन सभी चीज़ों को भी आप माप सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी का पलायन वेग है। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, कितना होता है। तो जी हाँ, पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो आपका 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो होता है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका पलायन वेग का, तो याद रखिएगा कि पलायन वेग जो है वो आपका वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता, तो इसी को बेसिकली पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कहा जाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो जी हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होता है वे हैं। कौन से चर जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो जी देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका प्रकाश तरंग का, तो याद रखिए कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति जो है वो वही रहती है, परंतु उसका तरंग और वेग जो है वो बदल जाता है। किसमें प्रभावित होता है, तो वो है आपका तरंग और वेग। हमेशा तरंग और वेग जो है वो बदल जाता है, जबकि आवृत्ति उसका वही रहता है। किसकी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो जी हाँ आप इसमें याद रखिएगा कि इसके लिए आपका व्यक्ति की ऊंचाई जो है ना वो आपका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति में क्या अंतर होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक बहती विद्युत धारा या एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति जो है वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोहरे में निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि आपका कोहरे में जो है वो आपका गैस में द्रव कोलाइडी जो है वो आपका अभितंत्र अभिव्यक्त होता है ना। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल से समझते हैं तो याद रखिएगा कि कोहरे में जल वाष्प का संघनन जो है वो आपका छोटे जल बिंदु के रूप में होता है। वहीं ये संघनित जल की बूंदें जो है वो आपकी हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और इसके साथ स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए ये आपका गैस से द्रव में जो है वो आपका अभिव्यक्त होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है। बताइए इस लवण का क्या होता है जिसके कारण ऐसा होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग जो है वो आपका जलीय घोल अम्लीय होता है। कारण क्या होता है कि कॉपर सल्फेट जल में अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है ना, तो अपघटन के कारण जो है ऐसा होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है। बताइए तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं बायोगैस में, तो बायोगैस में का मुख्यतः जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है, इसे याद रखिएगा। वहीं एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि गोबर गैस जिसे बायोगैस भी कहते हैं, इसमें बेसिकली 75% जो है वो आपका मीथेन पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कितना प्रतिशत मीथेन पाया जाता है, 75%। किसमें, गोबर गैस या फिर बायोगैस में। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना है, इसको व्यवस्थित करके आपको कूट का सही आंसर जो है वो देना है। चलिए अगर फर्स्ट में वो देखते हैं तो आपके पास रेडियम दिया हुआ है। रेडियम का क्या हो जाएगा, तो जी हम लोग पहले ही पढ़े हैं, रेडियम का हो जाएगा आपका मैरी क्यूरी। वहीं पेंसिलिन का हो जाएगा आपका
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और आपका एक्सरे का क्या हो जाएगा, तो जी हाँ एक्सरे का आपका हो जाएगा डब्ल्यू के रोएंटजन। और आपका नेक्स्ट बच गया चेजक। चेजक का क्या हो जाएगा, तो वो है आपका एडवर्ड जेरी। से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी सेट में आप स्टडी किए होंगे, आपको याद होगा। तो जी हाँ कूट के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, बताइए कौन सी है, तो जी हाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन कौन करता है, तो वह है आपका चांदी, जो कि आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। वहीं ऊष्मा का न्यूनतम चालन किसमें होता है, तो न्यूनतम चालक जो है वो आपका है सीसा। और आपका सबसे अधिक चीनी तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु आपका स्वर्ण होता है ना। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे, तो जी हाँ कूट के अनुसार देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ इसका बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ना। पीछे से अगर देखिएगा तो डी का 2 जो है वो आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एक आंसर जो है वो सही होगा ना, ऑप्शन बी। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ विशेषता उसकी तिथि दी हुई है। पहले में आपके पास दिया हुआ है टेक्नोलॉजी दिवस। टेक्नोलॉजी दिवस जो है आप कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो यह है आपका 11 मई। वहीं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी दिवस। तो फोटोग्राफी दिवस जो है वो आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपका नागासाकी दिवस जो है वो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि अगस्त में मनाया जाने वाले इसमें 3 आपके दिवस है ना। कूट में आते हैं तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी का 1 सिर्फ 1 में 2 में दोनों में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से ए आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आप कूट में मिला के देख लीजिए, ए इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, बताइए क्यों खट्टा होता है, तो जी हाँ इसमें आपको पता है कि दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में कुछ देर रखा हुआ दूध जो है वो आपका खट्टा हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑक्टोपस है एक, बताइए ऑक्टोपस क्या है एक, तो जी ऑक्टोपस की बात करते हैं। तो ऑक्टोपस जो है ना ये आपका एक मृदुकवची जंतु है। क्या है, मृदुकवची जंतु है, जिसे आपका मोलस्क भी कहते हैं। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो है आपका डेविल फिश, इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। तो इसे 2-3 नामों को इसमें आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास कभी एग्जाम में दे तो अलग अलग नाम करके दे, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां जो है वो होती हैं, तो जी हाँ मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां जो है वो होती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास विटामिन दिया हुआ है, विटामिन का आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आपका हो जाएगा कैरोटीन। क्या हो जाएगा, कैरोटीन। वहीं एंजाइम का क्या होता है, तो एंजाइम का आपका हो जाएगा पेप्सिन। और आपका नेक्स्ट हार्मोन का दिया हुआ है, हार्मोन का आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। और आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये। वहीं प्रोटीन का क्या हो जाएगा, तो लास्ट बचे आपका प्रोटीन का आपका हो जाएगा कैरेटीन। ऑप्शन में आते हैं तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, तो डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विटामिन के में क्या है, तो विटामिन के में आपका हो जाएगा अल्फा ना। वहीं आपका विटामिन डी में क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी में आपका हो जाएगा कॉड यकृत तेल। और आपका विटामिन ई में हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल। क्या हो जाएगा, गेहूं भ्रूण तेल, यानी कि ये सेम हो जाएगा। वहीं विटामिन सी में आपका हो जाएगा नींबू। आते हैं ऑप्शन में, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, नीचे आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, तो डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, करेक्ट हो जाएगा डी आंसर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, बताइए किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो याद रखिएगा ये आपका लिम्फोसाइट के द्वारा है जो निर्मित होता है। तो इसमें रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या बोल सकते हो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो है वो होती है। वहीं
इसका क्या कारण होता है कि ये जो होता है वो आपका विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। इसे याद रखिएगा, ये क्या करता है, तो ये आपका विष पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। बताइए कौन सा हार्मोन कहलाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक हार्मोन है आपका एंड्रोसिन। तो एंड्रोसिन नामक हार्मोन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव जो है वो होता है, जिसे उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इसे कारण इसे लड़ो और उड़ो या फिर उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। बताइए कैसे उत्पन्न होता है और कैसे दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि डेंगू जो है वो आपका एक प्रकार का विषाणु के संक्रमण से होता है। याद रखिए किससे होता है? विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण से होता है। वहीं जिसे एडिज इजिप्टी आदि नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। याद रखिएगा कौन फैलाता है? आपका एडिज इजिप्टी नामक मादा मच्छर जो है इसे फैलाते हैं। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हड्डी तोड़ ज्वार बोला जाता है। याद रखिए कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि हड्डी तोड़ ज्वार रोग जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची में रोग और उसका कारण दिया हुआ है। अगर खैरा रोग की बात करते हैं तो खैरा रोग का कारण जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जस्ते की म्लायनता हो जाएगा। वहीं अनीमिया जो है, अनीमिया क्या हो जाएगा? तो अनीमिया जो है वो आपका लौह की म्लायनता हो जाएगा। और आपका ग्वाइटर जिसे गलघोटा कहा जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका आयोडीन की म्लायनता हो जाएगा। और आपका लास्ट बच गया स्क्रायो। स्क्रायो जो है वो आपका विटामिन सी की म्लायनता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं यानी कि कूट के अनुसार आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली सामान्य विज्ञान के अंदर सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 8 से कवर अप किया गया था। 2 सेट इसमें बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते रहिए। पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आप सारी चीज़ों को कीजिए। आपका यकीन है कि आपका मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाएगा, आप ज़रूर सफल होइएगा। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।